नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे। हम लोग अभी आरओ एआरओ की प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं और उस प्रैक्टिस सीरीज में अभी आपको लगातार 3 वीडियो दिए जा रहे हैं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडियन इकोनॉमी है और जियोग्राफी है। और इसी के साथ ही बस बहुत जल्दी ही 3 और सब्जेक्ट जो आपके हैं, इकोसिस्टम एनवायरनमेंट, इंडियन हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, और साथ में इकोसिस्टम एनवायरनमेंट भी, उनके भी वीडियो आपको यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस से सेट मिलते रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें आए हुए क्वेश्चन से भी और जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, संभावित क्वेश्चन एग्जाम के लिए, उनका एक बढ़िया सेट आपको मिल सके विद ह्यूज एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक यहाँ याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा से अच्छा किया जाए आपके साथ, जिसमें एक क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन या उससे ज्यादा के बराबर हो। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग साथ साथ कोशिश किया करिए क्वेश्चन करने की। मेन चीज ये है कि क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस क्वेश्चन को समझ कितना रहे हैं और उस क्वेश्चन के करने के साथ साथ आप बाकी और क्वेश्चंस के लिए कैसे अपना आप आधार तैयार कर पा रहे हैं। ठीक, कैसे अपना आप एक बेस बना रहे हैं, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। यहां पॉलिश्ड चावल क्या है, पहले समझा लीजिए। पॉलिश्ड राइस किसे कहते हैं? एक्चुअली चावल जो होता है, जब उसके ऊपर जो ओबरी का आवरण चढ़ा होता है, जब उसको निकाल लिया जाता है, इसको कहते हैं आप छिलका चावल का, जब उतार देते हैं तो चावल निकलता है। धान के अंदर क्या होता है? चावल होता है। तो चावल को निकालने के बाद चावल इतना सफेद नहीं होता, तो उसको देखने में और सफेद बनाने के लिए, या जो चावल पके वो और सफेद रहे, इसके लिए क्या करते हैं कि मशीन में उसको 1-2 बार और इंसर्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो चावल है उसकी जो आउटर लेयर है, जो बाह्य परत है उसकी, वो छिल जाती है। जब बाह्य परत छिल जाती है तो वो चावल और चमकदार हो जाता है। जो बाह्य परत छिलने के बाद, उसकी आउटर लेयर छिलने के बाद जो उसका पार्ट इकट्ठा हुआ, उसी को हम बोलते हैं पॉलिश। ये पॉलिश अलग से बिकता भी है। ठीक है, जानवरों को दिया जाता है खाने के लिए, कुछ और चीजें बनती हैं उसमें इसको मिलाया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये विटामिन B1 का एक रिच सोर्स होता है। किसका? विटामिन B1 का। विटामिन B1 यानी क्या बोलते हैं इसको? थायमिन। ठीक है, ये इसका सोर्स भी होता है। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। अब अगर पॉलिश किया हुआ चावल है, मतलब उसका पॉलिश वास्तव में उतारा हुआ, बाहर की परत, उसकी जो चावल की सबसे ऊपरी परत है उसको उतार दिया गया है, तो इसका मतलब कि चावल में ऊपरी परत नहीं है। और अगर ऊपरी परत नहीं है तो उसमें क्या होता है? मैंने कहा अभी ऊपरी परत में बताया कि वो विटामिन B1 का रिच सोर्स होती है। अगर उस परत को उतार लिया जाएगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B1 की कमी है, थायमीन की कमी है, तो क्या हो जाएगा? बेरी रोग हो जाएगा। और बेरी रोग जो होता है, बेसिकली ये 3 रोगों का मिश्रण होता है: अपच या कब्ज, लकवा और ऊर्जा की कमी। ठीक है, ये 3 का मिश्रण होता है। तो अगर पॉलिश किए हुए चावल का आप यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? आपको बेरी रोग होने की संभावना है। बाकी 3 विकल्पों पर भी विचार कर लेते हैं। घेंघा रोग जो है, आप जानते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्वाइटर। ठीक है, और ये किससे होता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। इसे थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, जिसे थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन का घटक कौन होता है? आयोडीन। क्या है? आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से मतलब थायरॉक्सिन की कमी, और इससे क्या हुआ? घेंघा रोग। रतौंधी किससे होती है? रतौंधी होती है विटामिन A की कमी से। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, तो रेटिनॉल की कमी से क्या होता है? विटामिन जो है रतौंधी रोग होता है। और वर्णांधता क्या है? वर्णांधता एक दुर्बल एक्स संलग्न जीन से होता है। दुर्बल
एक्स रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन से होता है, दुर्बल एक्स संलग्न जीन है, और ये एक कह सकते हैं इनहेरिटिकल डिजीज है, यानी एक आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, जो माता पिता के पैतृक लक्षणों के आधार पर संतानों में विकसित होती है, संतानों में विकसित होती है, ठीक है। तो ये कौन सा रोग हो गया? तो ये 3 समझ गए, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, और कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी बेरी रोग होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ विटामिन दी गई हैं और एक तरफ उनके स्रोत दिए हुए हैं, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहां पर आपको समझना है। देखिए, पहला कह रहा है विटामिन B6। विटामिन B6 किससे मिलता है? विटामिन B6 आपको जो मिलता है वो विटामिन B6 जो आपको मिलता है वो धान का चोकर, ये क्या होता है? धान का चोकर, यानी जो उसकी भूसी होती है, ठीक है ना, उसको मिला करके बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? धान का चोकर। तो विटामिन B6 वास्तव में मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए, अगर हम जो विटामिन B2 है, अगर विटामिन B2 की बात करेंगे तो कह रहा है कि कॉड यकृत तेल, ठीक है ना, यानी लीवर ऑयल जो होता है, ठीक है, कई जनों से निकाला जाता है, ठीक है, ये उसमें विटामिन B2 मिलता है, विटामिन B2 मिलता है। वास्तव में ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि विटामिन B2 का सोर्स ये नहीं है, ठीक है। विटामिन E गेहूं में मिलती है, ठीक है, अंकुरित बीजों में भी मिलती है, ये क्या है? अंकुरित बीज हैं, इनसे भी मिलती है, और कई तेलों से मिलती है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। और विटामिन के अल्फाल्फा से मिलती है, नो डाउट अल्फाल्फा सही ऑप्शन है इसका। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इसमें ये तीनों सही हैं, तो इसमें अगर ये तीनों सही हैं, यानी ये विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, विटामिन E गेहूं अंकुरित तेल, ठीक है, विटामिन के अल्फाल्फा से मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सही गलत की बात क्या है? वास्तव में विटामिन B2 इससे नहीं मिलता है, विटामिन B2 इससे नहीं मिलता है। इसका मतलब यह है कि ये जो है, इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर जो होगा वो क्या होगा? ये वाला आंसर होगा, ठीक है, यानी बी आंसर होगा। विटामिन B2 जो है वो कॉड यकृत तेल से नहीं मिलता, विटामिन के अल्फाल्फा से मिलता है, विटामिन E जो है वो गेहूं से मिलता है, अंकुरित बीज से मिलती है, वो तेलों से मिलती है, विटामिन B6 धान के चोकर से मिलती है, लेकिन विटामिन B2 जो है ये जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत है, ठीक है, इससे ये नहीं मिलता है। आंसर क्या होगा? इसमें बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है? ठीक है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। नेफ्थलीन, कपूर यानी कैम्फर, या ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, विसरण और विकिरण। आइए जरा इन सारे प्रोसेस को समझते हैं। विकिरण का मतलब आप लोग जानते हैं रेडिएशन। क्या होता है? रेडिएशन। और रेडिएशन जो है ये किससे होता है? रेडिएशन क्या है? जो रेडिएशन है यानी जो विकिरण है, बेसिकली ये प्रकाश तरंगों या अन्य तरंगों से होता है, ठीक है, प्रकाश तरंगों या अन्य तरंगों में होता है, ठीक है ना। और ये कपूर और नेफ्थलीन या शुष्क बर्फ ये ऐसे पदार्थ नहीं है जिनसे विकिरण का उत्सर्जन होता हो, तो जाहिर सी बात है ये तो बिल्कुल नहीं होगा। विसरण आप जानते हैं, विसरित होना यानी धीरे धीरे निकलना। जैसे ये विसरण की जो क्रिया होती है बेसिकली ये गैसों में पाई जाती है। किसमें? गैसों में होती है। जैसे विभिन्न गैसें क्या होती हैं, किसी एक कंटेनर में भर दी जाएं और उसमें एक छेद कर दिया जाए तो गैसें क्या होंगी? अपने भार के आधार पर उसमें धीरे धीरे विसरित होंगी, धीरे धीरे निकलेंगी, ठीक है। तो ये ऐसा यानी उसमें गैसों में ही विसरण पाया जाता है, जबकि ये क्या है? एक ठोस पदार्थ है, ठीक है ना।
क्या कह रहा है ये? ठोस पदार्थ निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रख दिया जाए, ये ठोस पदार्थ है, इसको हवा में खुला रख दिया जाए तो क्या हो जाए? कुछ समय पश्चात वो ठोस पदार्थ क्या हो गया? गायब हो जाता है। ये पूछ रहा है वो। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे जल है तो ये जो वाष्पीकरण होता है वो किसमें होता है? हमेशा ये तरल पदार्थ में हमेशा होता है। किसमें? तरल पदार्थ में होता है। ठीक है, जैसे जल होता है, जल को आप रखेंगे तो जल पर जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़े वो गर्म हो जाए तो उसका वाष्पीकरण हो जाता है, या जल को आप गर्म करें उष्मा दें तो उसका जल क्या हो जाता है? सीधे वो जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ये वाष्पीकरण कहलाता है। जाहिर सी बात है ऑप्शन क्या होगा? यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या है? ए। अब सही ऑप्शन अगर ए है तो ऊर्ध्वपातन कहा गया। अगर ये सही ऑप्शन है तो ऊर्ध्वपातन है क्या? ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है। देखिए, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। उसका प्रोसेस क्या है बेटा? उसका प्रोसेस ये है कि पहले कोई पदार्थ ठोस अवस्था में होता है, फिर वो द्रव अवस्था में आता है और फिर वो गैस अवस्था में आता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी प्रकृति में पाए जाते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे ही बिना द्रव अवस्था में बदले इस अवस्था पे नहीं आए, इस अवस्था को क्रॉस कर गए, ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन इंग्लिश में, ऊर्ध्वपातन हिंदी में। अबुझ पदार्थों में कपूर आता है यानी कैम्फर, नेफ्थलीन आता है और शुष्क बर्फ आती है यानी ड्राई आइस होती है। ठीक है, और ये जो ड्राई आइस है आप जानते हैं आग बुझाने वाले संयंत्रों में रेफ्रिजरेंट्स के तौर पर यानी प्रशीतक के तौर पर काम भी करती है। ठीक है ना? तो इसी प्रक्रिया को ही जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। और ऐसे पदार्थ जो बिना द्रव अवस्था में आए सीधे क्या हो रहे हैं? गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातज यानी सब्लिमेंट्स क्या कहते हैं? तो ये जो तीनों आप देख रहे हैं, कपूर, नेफ्थलीन और शुष्क बर्फ, एक्चुअली इनको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातज। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातज यानी सब्लिमेंट्स। सब्लिमेंट्स। ठीक है, तो क्या होगा इसमें आंसर होगा ए। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखिट खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? अमीनो अम्ल। व्हाट इज अमीनो एसिड्स? एक्चुअली जो प्रोटीन बनती है, ध्यान समझिएगा, जो प्रोटीन बनती है और जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो ये किसमें टूट जाती है? एमिनो एसिड्स में टूट जाती है। ठीक है, जो जिससे बना है उसी में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जो जिससे बना होगा उसी में टूट जाएगा और जब उनको जोड़ा जाएगा तो वही बनेगा जो उससे बनना है। ठीक है, तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बनती है और प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है? एमिनो एसिड से बनती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे खाद्य पदार्थ में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से ये 4 खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, केला, दाल, अंडा और मछली। ठीक है, में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल, हमारी बॉडी के लिए कौन सी अमीनो अम्ल जो भी अमीनो एसिड्स हमारे लिए आवश्यक होती हैं उनका सर्वोत्तम स्रोत है। सर्वोत्तम को ध्यान समझिएगा क्योंकि ये वास्तव में तीनों ही सोर्स हैं। खासकर मछली में भी अच्छी खासी अमीनो एसिड होती है, अंडे में भगवाने मालिक हैं, दाल में बहुत होती है, केले में, केला चूंकि स्टार्च है, केला क्या है? स्टार्च है, इसलिए ये उतना बड़ा सोर्स तो नहीं है। ठीक है, ये स्टार्च का सोर्स है यानी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, मीठा होता है, एनर्जी प्रोड्यूसर्स है, बट दे आर द पल्सेस, एग एंड फिशेस। ये क्या हैं? ये जो है रिच प्रोटीन सोर्स माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? रिच प्रोटीन सोर्स। दाल आप लोग खाते हैं ही हैं, आप सब जानते हैं दाल को
चाहे आप अलग जिस भी तरीके से खाएं, दाल पूरी खाएं या उस दाल को जो है उबाल लें, उसके बाद जो उसका पानी बचे उसको केवल पे, वो पूरा पानी जो होता है वो सारी प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने के बाद वो पूरा का पूरा जो एमिनो एसिड है वो उसी दाल के पानी में आ जाता है। इसीलिए कई बार पेशेंट वगैरह को जिनमें डाइजेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको कहा जाता है कि आप दाल का पानी इनको पिलाइए, क्योंकि दाल का पानी पिला देने से प्रोटीन आसानी से शरीर में पहुंच जाती है, यानी एमिनो एसिड आसानी से शरीर में पहुंच जाती है। वैसे आप दाल खाते, दाल का ब्रेकडाउन होता, यानी उसका उपापचय होता, मेटाबॉलिज्म होती, फिर उनका एमिनो एसिड में ब्रेकडाउन होता, फिर एमिनो एसिड ब्लड में जाती, फिर आगे उसका प्रोटीन में फॉर्मेशन होता, यानी आपकी एंटीबॉडी बनती। इससे अच्छा सीधे आपने एमिनो एसिड ले लिया। तो दाल पूरी किसकी सोर्स हुई? प्रोटीन की सोर्स हुई। अंडा, अंडे में दो चीजें पाई जाती हैं। अगर आप अंडे को ध्यान से देखें तो अंडे में दो चीजें पाई जाती हैं। इसको देखिए ऐसे, मान लीजिए सपोज ऐड की ये अंडा है, ठीक है। इस अंडे में क्या होता है? एक तो ये आपका सफेद सफेद पार्ट होता है पूरा, ठीक है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं पूरा एक ऐसा पार्ट है, सफेद सफेद पार्ट होता है। लेकिन इसी में आप देखते हैं एक पार्ट जो है ये पीला सा पार्ट होता है इसमें, ठीक है। कहीं वो किनारे पर होता है तो कहीं वो बीच में पाया जाता है। इस पीले वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पीले वाले पार्ट को बोला जाता है वाइटेलिन। वाइटेलिन क्या बोलते हैं इसको हम? वाइटेलिन, या इसको हम यॉक भी कहते हैं, या इसको हिंदी में पीतक भी कहते हैं। पीतक, क्या कहते हैं? पीतक। और बाकी जो पार्ट है वो इसका कौन सा पार्ट है? पूरा ये सफेद पार्ट है। अब ये सफेद पार्ट क्या होता है? बेसिकली ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं अंडे का, ये सफेद पार्ट क्या होता है? एक्चुअली जो सफेद पार्ट आप देख रहे हैं, ये सफेद पार्ट पूरा प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, बेसिकली ये जो वाइटेलिन है, यॉक का पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो सफेद वाला पूरा पार्ट है, ये सफेद का पूरा पार्ट, ये बेसिकली ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये बेसिकली लिपिड पार्ट है, ठीक है ना। लिपिड पार्ट है। और लिपिड यानी इसको कॉमनली कह सकते हैं किसका पार्ट, कौन सा पार्ट है? फैट है ये। तो इसीलिए ऐसे में जो हार्ट के पेशेंट हैं या जिनको फैट नहीं चाहिए ज्यादा लेकिन प्रोटीन उन्हें अच्छी खासी चाहिए, वे क्या करते हैं? इस पीले वाले पार्ट को निकाल देते हैं, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, जिसकी उम्र ज्यादा हो और वो अंडा खाता हो तो उसको पीले वाले पार्ट को क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए। मुझसे फिगर उगर बनता नहीं ज्यादा, ठीक है भैया। हाँ, तो हंसीएगा नहीं आप, ये कौन सा अंडा बना दिया, ठीक है। आप बस केवल इसको देखिए, आपको वहां से खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं सफेद वाला, ये कौन सा पार्ट है? ये बेसिकली प्रोटीन का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? प्रोटीन का पार्ट है। ये प्रोटीन रिच है। अब जब प्रोटीन टूटेगी किसमें टूट जाएगी? एमिनो एसिड में टूट जाएगी। किसमें? एमिनो एसिड में टूट जाएगी। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, अगर हम तुलनात्मक तौर पर देखें तो आप पाएंगे, तुलनात्मक तौर पर अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो है इन सभी में चूंकि ये स्टार्च का सोर्स है, ठीक है, इसलिए, और इन तीनों में चूंकि क्या सर्वोत्तम स्रोत, तो तुलना करेंगे तो आप क्या पाएंगे? अंडा। क्या पाएंगे? एक जो है तो ये अंडा एमिनो एसिड का सबसे बड़ा सोर्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ में सी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? जैविक, कौन सा जैविक यानी बायो नाइट्रोजन निर्धारण, नाइट्रोजन निर्धारण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देना, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में कन्वर्जन क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? नाइट्रोजन
स्थिरीकरण, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, या नाइट्रोजन निर्धारण भी कह सकते हैं, ठीक, से संबंधित है। तो यहां याद रखिएगा, लाल शैवाल उतना नहीं है, भूरा शैवाल नहीं है, ब्राउन ग्रीन शैवाल नहीं है, जबकि नीला हरा शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको शॉर्ट में कहते हैं BGA, BGA, ठीक है ना। तो ये जो BGA है ये इसका एक रिच सोर्स हुआ, किसका रिच सोर्स हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये धान के खेतों में भी पाया जाता है, या जो है कुछ ऐसे जो है पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ों में भी ये पाया जाता है, या उनकी पत्तियों में उनकी पत्तियों में पाया जाता है, काई के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसमें नीला हरा शैवाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है, किसका रक्त सफेद होता है। मच्छर, आप लोग मारे ही होंगे, तो मच्छर के बारे में पता ही है कि मच्छर का के अंदर वाला रक्त जो है वो लाल होता है। कुछ लोग पुराने समय में अगर चारपाई से सोते थे और चारपाई बहुत दिन से धूप में नहीं दिखाई गई है, या बिस्तर बहुत धूप में नहीं दिखाया गया तो खटमल हो जाता था, उनको अंधेरे में बहुत दिखता है, उजाले में बिल्कुल नहीं दिखता है, लाइट जलाएंगे गायब हो जाएंगे, लेकिन अंधेरे में दिखाई पड़ने बहुत जम के काटते हैं आपको। अगर उनको मारे होंगे तो उनका रक्त भी आपको लाल मिला होगा, ठीक है। छिपकली मारे तो खैर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं होता। ये जो तिलचट्टा है यानी कॉकरोच, क्या है, कॉकरोच जो है ये क्या है, आर्थ्रोपोड्स है, आर्थ्रोपोड्स। तो जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं, ठीक है, इन सभी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसमें, तिलचट्टा को भी देखा होगा आप लोगों ने, कॉकरोच को बड़ा सा होता है, आपके घरों में कई बार अंधेरे में छिपा रहता है, इसको भी उजाले में बहुत बिल्कुल नहीं दिखता है, पर अंधेरे में तूफान मेल होता है, बहुत तेज भागता है। और तिलचट्टा के बारे में भी जान लीजिए आप, तिलचट्टा है बहुत ही बहानेबाज जीव होता है, गिरगिट रंग बदलने की क्षमता रखता है, सांप भी रंग बदलने की क्षमता रखता है, मेढक भी रखता है, पर गिरगिट सबसे ज्यादा रखता है। वहीं तिलचट्टा सबसे ज्यादा यानी कॉकरोच सबसे ज्यादा बहाना बनाने की क्षमता रखता है। उसको दौड़ाएंगे आप, थोड़ा चोट लग गई उसको, ऐसे पलट जाएगा, एकदम वहीं रुक जाएगा जहां जैसे था, ऐसे पड़ा रहेगा 1 2 3 4 5 मिनट तक। जब उसको लगेगा चले गए होंगे, एकदम मामला ठीक है, तुरंत धड़ाम से पलटेगा, एकदम रफ्तार भाग लेगा। ये उसकी खासियत होती है, इसलिए कभी उसको ये मत समझना कि छू लिया और मर गया है, वो बहुत बहानेबाज, उसको उठा के बाहर फेंकिए, ठीक है। तो तिलचट्टा, इसमें ऑप्शन क्या होगा, किस जीव का रक्त सफेद होता है, इसमें ऑप्शन क्या आएगा, तिलचट्टा यानी कॉकरोच, इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या सही है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, किस पौधे की जड़ के साथ, यानी जो नाइट्रोजन, जो आप इनको कह सकते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, जड़ यानी रूट, यानी किस पौधे की जड़ में ये होते हैं, ठीक है। तो किस पौधे की जड़ में होते हैं, एक्चुअली ये उसी पौधे की जड़ में पाए जाएंगे जिसकी जड़ों में क्या होती हैं, गांठें होती हैं। ये ऐसे अंतिम भाग जो होगा ऐसे ये फूला हुआ सा होता है, इसे बोलते हैं नोड्यूल्स, ठीक है, या गांठें, क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स या गांठें, ठीक है। अब ये देखिए ये नोड्यूल्स किसमें होते हैं, जो गांव से संबंधित होंगे तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, चना अगर उखाड़े होंगे, अरहर का पेड़ उखाड़े होंगे, मटर का पेड़ उखाड़े होंगे, तो उनकी जड़ों में नीचे से गांठें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये गांठें ना तो गन्ना में होती हैं, ना गेहूं में होती हैं, ना चावल में होती हैं। ऑब्वियसली ये तीनों ही ऑप्शन क्या होंगे, सही नहीं है। लेकिन जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, मैंने कहा चना, मटर, दाल, ठीक है, और या अन्य प्रकार की चीजें, जो जितनी भी दलहनी फसलें हैं, दालें यानी दलहनी फसलें, दालें यानी दलहनी फसलें,
दलहनी फसलें, इनमें क्या होता है बेटा, इनकी जो है, जो ये गांठ देख रहे हैं, इसी में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, ये सब बैक्टीरिया हैं जो इन दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं और वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। और नाइट्रेट, इस नाइट्रेट, ये नाइट्रेट जो होती है वो भूमि जो मिट्टी होती है उसी में मिल जाती है। उस फसल को तो लाभ मिलता ही है, जो उसके बाद फसल बोई जाती है उसको और ज्यादा लाभ मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि चक्रीय फसल उगाइए, यानी रबी और खरीफ के साथ साथ जो इन दोनों के बीच में टाइमिंग फसल उगाई जाती है उसको हम जायद की फसल कहते हैं। जायद की फसल जो है भी बीच में उगाना चाहिए। इसलिए कुछ किसान क्या करते हैं, भले उसको लंबे समय तक ना उगाएं, उससे पहले ही धान की फसल का टाइम आ गया तो उसको उखाड़ देंगे। गेहूं की फसल का जैसे अभी समय है, तो कई ऐसे हैं जो धान की फसल कट जाएगी तो धान की जैसे कटी तुरंत क्या करेंगे, इस जायद की फसल ले लेंगे। फसल पूरा हुआ ना हो, अगर गेहूं का सीजन आ गया है तो गेहूं उसको जो है वो उसको पलटवा देंगे पूरी फसल को। ठीक है ना, और गेहूं उसमें बो देंगे। उसको पलटवा देने से क्या फायदा हो गया कि जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन था ये उन फसलों के द्वारा मिट्टी में हो जाता है, तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, वो इंक्रीज कर जाती है। तो बेसिकली these bacterias are used for the increasing of fertilizing capacity of the soil। ठीक है, तो उस सॉइल में नाइट्रेट का अमाउंट बढ़ जाता है। और यहां ध्यान देने की बात है कि मोस्टली प्लांट्स आर नॉट टेक अ ह्यूज नाइट्रोजन बट दे टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। ठीक है ना, वो नाइट्रेट के फॉर्म में क्या करते हैं, इसको लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नाइट्रिफिकेशन उनका बहुत जरूरी होता है। आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, 8वां, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली नीचे शुरू करते हैं, लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है भाई, फैट का पार्ट है ना, या लिपिड का पार्ट है। ये कहां से बढ़ जाएगा, एक तो आप तो उपवास किए हुए हैं, कहां से बढ़ जाएगा ये, ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है। अरे अभी इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, क्योंकि ऊर्जा के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किसका होगा, इन दोनों का मामला नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल ही जल्दी नहीं होता है। हां होता है, ट्राइग्लिसराइड की कुछ मात्रा घटती है, लेकिन ये ऑब्लिक है। सबसे पहले ऊर्जा के लिए, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी के लिए, एनर्जी फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले किसका इस्तेमाल होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। सबसे पहले इस्तेमाल किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का। सेकंड नंबर पर इस्तेमाल किसका होगा, फैट का। इसके बाद क्या होगा, प्रोटीन का। यहां ये ध्यान देने की बात है कि ऊर्जा आपको ग्लूकोज से ही मिलेगी। ग्लूकोज किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट कहां से आएगा, इस कार्बोहाइड्रेट को चाहे आप सीधे स्टार्च से लीजिए, चाहे आप इसको फैट से लीजिए, फैट को कन्वर्ट करिए इसमें, या फिर इसको हम क्या करें, प्रोटीन को कन्वर्ट करें, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा पहले, फिर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होगा, यानी श्वसन की क्रिया होगी, क्या बनेगा, एटीपी बनेगी। इसी एटीपी, यही एटीपी क्या है, एनर्जी है। यही क्या है, ऊर्जा है। समझ रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले इस्तेमाल ऊर्जा के लिए किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, सीधे कार्बोहाइड्रेट का। अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो रहा है बॉडी में, तब इस्तेमाल होगा फैट का और प्रोटीन का। यहां ध्यान दीजिएगा, हल्का सा फैट कम तो होगा, लेकिन एक ड्रॉबैक इसमें होती है, अगर वो ऑप्शन होता तो जरूर सही होता, पर ऑप्शन है नहीं। जब फैट बर्न होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, तो इसकी एक ड्रॉबैक होती है, जब कोई अनशन वगैरह करता है तो डॉक्टर उसको चेक करने आते हैं, तो हल्का बीपी भी बढ़ जाता है, और साथ में ब्लड में कीटोन बॉडी बढ़ने लगती है। कीटोन
बॉडी बढ़ने लगती है, ये कीटोन बॉडी का बढ़ना बीपी बढ़ने का बहुत बड़ा कारक हो सकता है, अल्टीमेटली अगले को हार्ट अटैक हो सकता है। डॉक्टर यहाँ बताता है कि बॉडी में, ब्लड में कीटोन बॉडी बढ़ रही है, यानी चिंता का विषय है। तो सबसे पहले ध्यान से, बस एक सिंपल सा आंसर है, लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। कहां कम हो जाता है? लीवर में। क्यों? क्योंकि लीवर में ही तो संचित रहता है। क्या संचित रहता है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, लीवर क्या करता है? इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर करके रख लेता है। कौन रखता है साहब? कौन रखता है? लीवर रखता है। कहां रखता है? अपनी हिपैटिक कोशिकाओं में रखता है, और जरूरत पड़ने पर फिर ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देता है, किसमें? ग्लूकोज में। तो जाहिर सी बात है, लेवल किसका कम होगा? ग्लूकोज का लेवल कम होगा। तो आंसर क्या होगा इसमें? ए आंसर होगा। यानी 10 दिनों से अधिक दिनों तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? आइए शुरू करते नीचे से। खुर। जानवरों में जो, जैसे हमारा आपका नाखून का पार्ट होता है, तो नाखून क्या है? प्रोटीन का पार्ट है। वैसे ही जानवरों में खुर पाया जाता है, नीचे का पार्ट होता है, जैसे बाह्य पार्ट निकला होता है। खुर का ठीक ठाक भाग अंदर भी होता है। अंदर अगर उसमें आप चोट मारेंगे उनको दर्द होगा, क्योंकि वो जीवित होता है। जैसे नाखून हमारा यहां पर टच करेंगे ऊपर के पोर्शन में, तो क्या होगा? जीवित है, आपको तकलीफ होगी, ब्लड निकल जाएगा। पर जो बाहर थोड़ा सा निकल आता है, ये इसका मृत भाग है। इस मृत भाग में दर्द नहीं होता, इसको आप इजीली आप काट लेते हो नेल कटर से। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही खुर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये खुर भी क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। रेशम, लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क। ठीक है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बना दिया गया है। लूता और स्पाइडर से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ सिल्क जानिए, रेशम जानिए। इस सिल्क को क्या बोलते हैं? रेशम। ये एक कोकून से निकाला जाता है, यानी एक जंतु से निकाला जाता है, और ये भी क्या होता है? ये भी प्रोटीन होता है। कोकून को निकालने की एक विधि होती है। ठीक है, बाल, बिल्कुल बाल भी हमारा किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, बाल के अगर अंदर जड़ों से उखाड़ेंगे तो आपको दर्द होगा, लेकिन बाहर वाला जो है इसके दर्द नहीं होता है। तो ये भी हमारा प्रोटीन का ही भाग है, डेडली पार्ट एक तरह से होता है। लेकिन कपास की अगर हम बात करें, तो कपास जो है वो क्या है? अगर हम कपास की बात करें तो कपास क्या है साहब? कपास जो है ये प्रोटीन का बना नहीं होता है, बल्कि ये एक फाइबरस आइटम है। ठीक है, फाइबरस सब्सटेंस है, रेशेदार पदार्थ है ये, और ये पादपों से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे? पादपों से ये प्राप्त होता है, रेशेदार पदार्थ है ये। ठीक है, पादपों से प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट देखिए। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? अब अंतःस्रावी और बहिःस्रावी क्या हैं? एक्चुअली हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये ग्रंथियां जो है ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं बहिःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और तीसरी होती हैं जो इन दोनों के मिक्स लक्षणों वाली होती हैं। एक में जो स्राव निकलता है वो उनकी नलिकाओं से जाता है और जो काम करना है वो काम करेगा, और एक में क्या होता है कि ऊतक द्रव्य से सीधे ऊतकों से निकल टपकता है और फिर उसी ग्रंथ की कार्यकी को वो नियंत्रित करता है। ठीक है ना। लेकिन अगर ये दोनों ही लक्षण किसी ग्रंथ में पाए जा रहे हैं, यानी नलिका युक्त और नलिका विहीन दोनों गुण पाया जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथियां, यानी मिक्स्ड ग्लैंड्स, मिक्स्ड ग्लैंड्स। और इसमें कई तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है पैंक्रियास।
वो है पैंक्रियाज। इसमें नलिका युक्त और नलिका विहीन दोनों ही प्रकार का गुण पाया जाता है, इसीलिए इस पैंक्रियाज को क्या बोलते हैं हम? मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है ना, मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। तो आंसर क्या सही होगा? आंसर सही होगा इसमें सी। क्या सही होगा? सी आंसर इसमें सही होगा। रट लीजिएगा, बहुत कुछ पूछा था ये। अग्न्याशय यानी पैंक्रियास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? किस पदार्थ में कैल्शियम पाया जाता है? एक्चुअली थोड़ा थोड़ा कैल्शियम तो सब में होता है। चीनी मिट्टी में भी थोड़ा सा कैल्शियम होता है। कोरेंडम आप जानते होंगे, थोड़ा सा इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। टैल्क, इससे टैल्कम पाउडर या बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, इससे में भी होता है। सबसे ज्यादा लेकिन अगर हम बात करें, चूंकि यहां पर ध्यान देना है आपको, किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान, तो कई बार ऐसी चीजें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें उन सभी में कोई चीज पाई जाती है, लेकिन उसमें फिर हम कंपैरेटिवली ये देखेंगे कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, नॉट बेटर। हम बेस्ट देखेंगे कौन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो उस बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? जिप्सम। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान रहता है? आंसर गोज टू जिप्सम। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या सही सुमेलित नहीं है? आप देखिए, नीचे शुरू करें। यहां पर दूधिया मैग्नीशिया, इसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसको एंटी एसिड के तौर पर यूज किया जाता है। अम्लीयता खत्म करने के लिए भी क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में किया जाता है, ये सही है, ठीक है। गठिया के उपचार में इसको लगाया जाता है, ठीक है ना, और इस्तेमाल अंदर से भी किया जाता है। तो ये क्या करता है, जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन लिक्विड के तौर पर जमा हो गई है, उसको थोड़ा सा क्या करता है? डिसेबल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो स्पेशली अम्ल होती है, अम्ल जमा हो जाती है, ठीक है ना। तो उसी जो है वो पायरोबिक अम्ल के बहुत सारा उसमें विखंडन होता है, तो उसके बाद वो अम्ल इसमें जमा हो जाती है, ठीक है। तो गठिया के उपचार में किसका करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर आयोडाइड आप जानते हैं, इसका इस्तेमाल हम, आयोडाइड है ये सिल्वर आयोडाइड, इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं हम? कृत्रिम वर्षा के लिए भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी सही है, इसका मतलब ये भी क्या है? सही है। तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बच्चा आपके पास क्या? ये ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। कैसे ऑप्शन हो जाएगा ये? इसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। देखिए, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका इस्तेमाल स्पेशली फोटोग्राफी में किया जाता है। किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सही सुमेलित नहीं है। ये नहीं ना भूला करिए, क्योंकि ये नहीं वाला मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो कई बार उल्टा हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। जल्दबाजी क्वेश्चन में कभी नहीं करना चाहिए। एग्जाम का एक पैटर्न समझिए आप, क्वेश्चन को पढ़िए शांत स्वभाव में, और फिर क्वेश्चन के आंसर्स को पढ़िए। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर्स क्या होगा वो डिपेंड ऑन योर ऑप्शंस, ये आपके विकल्पों पर निर्भर करता है। इसलिए जल्दबाजी में करेंगे क्वेश्चन तो गड़बड़ा जाएगा। ये बहुत ध्यान से समझिए आप इस चीज को, कि पेपर में हमेशा, पेपर देने में शांति दिमाग में होनी चाहिए। अब वैसे कहना बड़ा आसान है, थोड़ा शांति होनी चाहिए। वहां पर 440 वोल्ट हो जाता है, तो कई बार अशांति हो जाती है। पर देखिए, करना है आपको, तो जितना गंभीरता रहेगी, जितना शांति से दिमाग को रखेंगे, उतना अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने पर जोर दीजिए। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, अपने आप उत्तर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन में हमेशा उत्तर छिपा होता है, लेकिन कई बार हम क्वेश्चन बहुत कम पढ़ते हैं और ऐसे 4 बार पढ़ते हैं। हम यही भूल जाते हैं एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या होगा? आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। तुलसी के पौधे में ऐसा क्या होता है? तुलसी के पौधे में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसका औषधीय महत्व है? अकार्बनिक अम्ल नहीं, कार्बनिक अम्ल नहीं। एक्चुअली इसमें फिनॉल और फ्लेवोनाइड ये पाया जाता है, और ये दोनों एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट
ऑक्सीडेंट के काम करके उसके रूप में काम करते हैं, ठीक है ना, यानी ये प्रतिकारक के तौर पर काम करते हैं, इसलिए ये क्या होगा, इसमें आंसर सी सही होगा। तो जो औषधीय महत्व है, और भी कई कारणों से इसका महत्व है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो फिनॉल और फ्लेवोनोइड इसमें पाया जाता है, ठीक है, और ये दोनों मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? प्राकृतिक गैस आप जानते हैं, प्राकृतिक गैस आप जानते हैं, नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस किसे कहते हैं हम? नेचुरल गैसेस किसे कहते हैं और इनको प्राकृतिक गैस क्यों कहा जाता है? एक्चुअली ये काफी हल्की होती हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, इसमें आंसर ये सही होगा। क्या पाया जाता है मुख्य रूप से? मीथेन। लगभग कितना पाई जाती है? 90% तक क्या होती है? मीथेन होती है, ठीक है, 90% तक क्या होती है? मीथेन होती है। और मीथेन एक जानते हैं आप, वायु से अप्रॉक्स हल्की गैस होती है। तो ये तेल कुओं से स्वतः ही ऊपर उठती है और इनको ऊपर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो तेल कुओं से अपने आप ही ऊपर उठने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस। बाकी इसका और कोई संबंध उससे नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग क्या है? मीथेन। लगभग कितना बताया? लगभग 90% या मोर देन 90% में मीथेन पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी गैस से संबंधित है। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध, ठीक है ना, बैड स्मेल, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी होती है? ठीक है, जब गैस कभी आपके घर में लीक करने लगे तो आपको जानते हैं तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होती है, उसमें एक बैड स्मेल आती है जिसको आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो इसीलिए निकलती ही है कि आपको अच्छी ना लगे, तुरंत आप जान जाएं, ठीक है। ये गंध तो कुछ हल्की गंध हो सकती है, ये दुर्गंध है, ठीक है, बहुत ज्यादा गंध उत्पन्न करती है। तो इसमें क्या निकलता है? इसमें निकलता है मेथिल मरकप्टान, इथाइल मरकप्टान लिखा है। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है एथिल मरकप्टान और दूसरा होता है मेथिल मरकप्टान। यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों ही मिलाया जाता है, दोनों ही मिलाया जाता है। तो कहीं पर आपको आंसर ये मिल जाएगा लिखा हुआ विकल्प, कहीं पर आपको मेथिल मरकप्टान मिल जाएगा, दोनों ही आंसर सही हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 15th में? इस क्वेश्चन में डी आंसर आपका सही होगा, ठीक है, बनाते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शाकनाशक समझ रहे हैं आप लोग ना, जो खरपतवारों को नष्ट कर देता है, ठीक है, साग सब्जियों को भी नष्ट कर सकता है, ठीक है, वो कौन होता है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर आप जानते हैं, कपड़ा वपड़ा साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीच करने के लिए, यानी रंग उड़ाने के लिए, रंग उड़ाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। अब अगर रंग नहीं उड़ाना चाहते हैं तो क्या हो जाता है? गंदगी तो उड़ाएगा ना, ज्यादा मिला देंगे तो रंग उड़ा देगा और कम मिलाएंगे तो गंदगी साफ करेगा, ठीक है ना, गंदगी साफ करना। पोटेशियम पर मैग्नेट, ये जानते हैं आप, इसको भी हम एक तरह से मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं, मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं, कई चीजों में यूज करते हैं। सोडियम क्लोरेट, इसको हम खरपतवार नाशी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खरपतवार नाशी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो शाकनाशी भी इसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? विकल्प क्या सही होगा? ए सही होगा। क्या सही होगा? ए सही होगा, सोडियम क्लोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं। जब क्वेश्चन सॉल्व करिए पेपर में आप, जहां आपको नहीं मिले तुरंत उसको ऑनलाइन कर दीजिए, जहां लिखा मिले नहीं तुरंत उसको ऑनलाइन कर दीजिए। नहीं से क्या होगा कि उससे तुरंत आपको क्लियर होगा कि सुमेलित है नहीं है, ये आपके दिमाग में रहे। कई बार हम विकल्प पढ़ने लगते हैं, उसमें डूब जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। आइए यहां देखिए, क्या सुमेलित नहीं है? रेनिटिंग का संबंध किससे है? पनीर से है। जब पनीर बनाया जाता है तो पनीर बनाने के प्रोसेस को हम रेनिटिंग कहते हैं। जो रेनिटिंग है
ये याद रखिएगा, पनीर में इस रेंटिंग प्रोसेस में वेज आइटम भी इस्तेमाल होता है और नॉन वेज इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, इंडिया में जो पनीर खाते हैं उनमें ज्यादातर वेज आइटम का इस्तेमाल होता है और वो मोस्ट लाइकली फंगस का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें जो स्टोमक होता है कुछ जानवरों की, ठीक है, स्टोमक की यानी आमाशय की इनर लाइनिंग, ठीक है, इनर लाइनिंग यानी आंतरिक दीवार का झिल्ली नुमा भाग होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं रेंटिंग प्रोसेस। ठीक है ना, तो घबराइएगा नहीं आप लोग, यहाँ वाली पनीर में ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। पर बाहर की पनीर अगर आप खा रहे हैं, यूरोप घूमने गए हैं, आप अमेरिका वगैरह गए हैं, तो वहां जो पनीर मिल रही है तो वहां रेंटिंग प्रोसेस में पूछ लीजिएगा आप कौन सा रेंटिंग प्रोसेस सही है। नहीं तो अगर आप खा तो रहे पनीर, लेकिन उस रेंटिंग प्रोसेस में क्या यूज किया गया है। ठीक है, तो आंसर खैर रेंटिंग जाहिर सी बात है मिक्स हुआ है, मिला हुआ है। ठीक है, ये सही है इसका मतलब। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स जो है जैसे बैक्टीरिया देखिए आप, तो बैक्टीरिया में मान लीजिए ये आपका क्या पाया गया, बीच में न्यूक्लियोटाइड पाया गया, ये क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। लेकिन इसमें ऐसे ही गुणसूत्र के समान स्वतंत्र तौर पर ऐसे ही बैक्टीरिया में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इनको आप गुणसूत्र भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली इनका नाम क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। जिस तरह से क्रोमोसोम्स में यानी गुणसूत्रों में स्वद्विगुणन यानी सेल्फ डुप्लीकेशन यानी अपने जैसा ही बनाने के निर्माण करने की क्षमता होती है, वैसे ही इनमें भी क्षमता ये होती है, किसमें, प्लाज्मिड में होती है। ठीक है, और इनका इस्तेमाल किसमें करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। तो ये भी सही है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस रिच विटामिन का सोर्स है। ठीक है, विटामिन का रिच सोर्स पाया जाता है, जो है माना जाता है। इसका मतलब ये भी सही है। क्या कह रहा है, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। ओजोन परत, ओजोन परत किसमें है, ओजोन परत ही तो क्या बनाती है, ओजोनोस्फीयर बनाती है पूरा। ठीक है ना, तो ये ओजोनोस्फीयर में है ना, यहां क्या दिया है, ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल। ओजोन परत ही ऊपर रहती है, तो उसकी वजह से जो सूर्य की अधिक उष्मा है वो नीचे नहीं आ पाती है, और जो नीचे आ गई उसमें से जो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी ऊर्जा खराब कर देते हैं, क्या करने में, ओजोन परत के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में। इसकी वजह से समताप मंडल का तापमान अप्रॉक्स बना रहता है। तो ट्रोपोस्फीयर की बात हो रही है, जाहिर सी बात है ये मिक्स ये इससे नहीं मिल रहा है। आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा, डी होगा। ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर नहीं बल्कि ओजोनोस्फीयर की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्स रॉन्टजेन के द्वारा किया गया, विल्हेल्स रॉन्टजेन के द्वारा किया गया। पहले देख लीजिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। क्या किया था, सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। इन्होंने जो पहला अपना रेडियो बनाया, बहरहाल उस समय इनका एक कंपनी के साथ कंपटीशन चल रहा था, ठीक है ना, लेकिन रॉल्स के साथ में, लेकिन सबसे पहले सक्षम यही हुए बनाने में। और इन्होंने जो पहला समुद्री पार टेलीग्राफ बनाया था, जो समुद्री पार रेडियो संचारण किया था, उसमें न्यू फाउंडलैंड को कहां से जोड़ा था, इंग्लैंड से जोड़ा था, इंग्लैंड को न्यू फाउंडलैंड से जोड़ा था। तो सबसे पहले रेडियो किसने बनाया, रेडियो बनाया मार्कोनी साहब ने। किसने बनाया रेडियो, मार्कोनी साहब ने बनाया। ठीक है, बिजली के बल्ब की बात करें, इसको आप लोग जानते हैं, किसने बनाया, एडिसन महोदय ने बनाया बिजली का बल्ब। ठीक है ना, एक्सरे मशीन बची आपकी। ठीक है, इस एक्सरे मशीन को किसने बनाया, इन्हीं रॉन्टजेन साहब ने बनाया। किसने बनाया, रॉन्टजेन साहब ने बनाया, और बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार था। आंसर क्या होगा इसमें, बी आंसर होगा। रॉन्टजेन साहब ने, विल्हेल्स रॉन्टजेन साहब ने क्या बनाया, एक्सरे मशीन का आविष्कार इन्होंने किया था। तो आंसर क्या सही होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए द्विकुंडली संरचना, डीएनए द्विकुंडलिनी संरचना यानी डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल,
डबल हेलिकल मॉडल क्या है, देखिए ये जो आपका दूसरा वाला यहां स्टैंड आया, इस पूरे इस तरह के मॉडल को क्या बोला जाता है, डबल हेलिकल मॉडल। क्या कहते हैं, डबल हेलिकल मॉडल। इसको हम क्या बोलते हैं, यहां तक को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इस तरह से लगातार एक के बाद एक बनाता जाता है, ठीक है, और जो इस तरह से बन जाता है पूरा इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। इस मॉडल को किसने दिया था, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, छोड़ ही दीजिए। H.G. खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये इंडियन ओरिजिन वाले अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने डीएनए को डिकोड करने का काम किया था। जो कोड है कह सकते हैं, जो हिडन चीजें हैं उनको खोलने का काम किया था, डिकोड करने का काम किया था। तो जाहिर सी बात है, ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। जैकब और मोनेट साहब ने भी ये वाला काम नहीं किया था, जबकि जीन सीक्वेंस के बारे में इन्होंने स्टडी की हुई थी, ठीक है ना। तो इनका संबंध भी कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से ही है, ठीक है, या बायोटेक्नोलॉजी से है, ठीक है। लेकिन वाटसन और क्रिक महोदय ने क्या किया था, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। क्या किया था इन्होंने, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल इन्होंने दिया था। डबल हेलिकल मॉडल यानी द्विगुणित संरचना, जो लिखा है द्विकुंडली संरचना, इसको हम हिंदी में और क्या बोल सकते हैं, द्विगुणित संरचना मॉडल, द्विगुणित संरचना मॉडल, ठीक। किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था, रट लीजिएगा। डीएनए का द्विगुणित संरचना मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। इस पर जीन पाए जाते हैं, तो जीन की खोज किसने किया था, जीन की खोज किसने किया था, जॉनसन साहब ने किया था, या जोनसन कहते हैं वास्तव में, ठीक है। तो फिलहाल मॉडल की बात करते हैं, किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम आप, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी सब में पाई जाती है। अभी मैंने बताया था इससे पहले आपको कि यहां ये देखना होता है कौन किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। संतरा में विटामिन सी होती है, सेब में भी होती है, गाजर में भी होती है। सबसे ज्यादा कह रहा क्या, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत यानी रिच सोर्स कौन होता है, आप लोग जानते भी होंगे, सब होता आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अब लेकिन इसका मतलब है कि जितना पाओ उतना आंवला खा जाओ, कम मात्रा में खाइए, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। और जितने भी जल में घुलनशील विटामिनें होती हैं, ये इनको बहुत अधिक मात्रा में आप संचित नहीं कर सकते शरीर में, इसलिए थोड़ा खाइए लेकिन रेगुलर खाइए, कम खाइए लेकिन ज्यादा खाइए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आंवला पाइए फ्री में आपको खाते चले जाइए, ऐसा नहीं। ये आंवला फ्री में मिल गया है, जम के बाद जितना खाओ उतना खा लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना भी आंवला आप खाएंगे, जितना भी एक्स्ट्रा विटामिन सी होगी, वो सब मूत्र के रास्ते से यानी यूरिन से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो वेस्ट मत करो, ठीक है। क्या होगा इसमें, सबसे अच्छा स्रोत कौन है, आंवला, सबसे अच्छा सोर्स कौन है, आंवला, ठीक है। आंसर शीट आप लोग मिला लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आंसर की इसकी दे दी जा रही है, ठीक है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको हमें कमेंट से पूछ सकते हैं, या कोचिंग के दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर भी आप किसी भी क्वेश्चन से कोई ग्रीवियंस आपको है, या कुछ हमसे आप एक्स्ट्रा चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं आप, अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और बेटर करना चाहिए तो उसकी सलाह दीजिए। अगर ये चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो कोशिश करिए थोड़ी शेयर भी कर दीजिए, कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए। आशा करता हूं आप कमेंट भी करिए, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो बताइए कि हाँ सर आप अच्छा कर रहे हैं, और अगर हमें से आप कुछ गलती हो रही, मिस्टेक हो रही, कुछ और चाहते हैं बढ़िया बेटा, तो आप अपने जो व्यूज हैं वो दीजिए, हम उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू।